डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब ने फैसला करा है हाल में जाए दुनिया की इकोनॉमी। वो बैठ के सुनना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का लेटेस्ट मूड क्या है, क्या उनकी चाबी मरोड़ी है नेतन्याहू साहब ने, और लगता है वो अच्छी तरह से दुम मरोड़ रहे हैं। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ये इंसान की दिमागी हालात पे सवालिया निशान है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आई लव इंडिया, ये प्यार है साहब आपका? बंदे मार रहे हो, हमारे जहाजों पे स्ट्राइक कर रहे हो, ओपनली स्ट्राइक कर रहे हो, दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश कर दिया है। 1-2 महीने और दुनिया में प्रॉपर फुल स्केल रिसेशन आएगी। 6 महीना चल गया, दुनिया की इकोनॉमी डिप्रेशन में होगी। क्या फतह होगी अमेरिका की और इजराइल की दुनिया का बैंड बजाने के लिए, और दुनिया का बैंड इकोनॉमी का बजेगा, अमेरिका का भी बजेगा। इनके जो 17 बेसिस पे तो एक बैरक खड़ी नहीं छोड़ी। अमेरिका के ट्रूप को भाग के होटलों में बेसमेंट में छुपना पड़ा, वहां भी फॉलो किया। वो तो आप झूठ बोले जितना मर्जी बोलना है कि मैं जीत गया, मैं टार्जन, क्रीग, बुंडोलो, ऐसे ऐसे करके छाती पीटे गुरिल्ला जैसे, वो सब कर ले नाटक ड्रामा। अब भगवान जाने इनके दिमाग में है क्या कि जब तक दुनिया की इकोनॉमी तबाह ना हो जाए हमने तो सांस नहीं लेना साहब। जब जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि अब ये वॉर खत्म होने ही वाली है, उसके ही 1-2 दिन बाद पूरा मामला बदल जाता है। और ऐसा ही फिर से एक बार हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 36 से 37 बार ये बोल दिया कि अब तो हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, या फिर ये बोला कि अब हम वॉर को रोक देंगे, वही वॉर आज फिर से बढ़ चुका है। और यूएस ने डिसाइड किया है कि दोबारा से हम एनर्जी साइट्स पे स्ट्राइक करेंगे ईरान के। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर में अभी यूएस को संबोधित भी करने वाले हैं, यह खबर आ रही है। व्हाइट हाउस पर एक लिंक चल रहा है और इन सब मामलों को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब। शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक खास दिन ईरान यूएस वॉर में। और आपको तो पता ही होगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि फिर से हम स्ट्राइक करेंगे और ये लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। जो एक सीज फायर था वो खत्म हो चुका है। 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 5वें महीने में हम घुस चुके हैं। कैसे देख रहे हैं सर, ये वॉर अब किधर की ओर जा रहा है? आज रात निर्णायक होगी और मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि इस वॉर के असली कर्ता धर्ता कौन है जी। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब इज कॉलिंग द शॉट्स या नेतन्याहू इज कॉलिंग द शॉट्स? अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो तो नेतन्याहू के 2IC सेकंड इन कमांड बन के रह गए जी। वो कुछ कहते हैं, इजराइल कुछ और करता है। वो कहते हैं मैंने बंद करने को कहा है, इजराइल बढ़ा देता है। और अभी एक बड़ा सिग्निफिकेंट एक्सचेंज हुआ है जिसमें इजराइल ने जो है भीषण पलटवार किया है। वो लेबनान पे लगातार हमले किए जा रहा था, शायद वो जानबूझ के उकसाना चाहता था। ईरान ने कहा कि देखिए अगर आप बंद नहीं करेंगे तो सारा सीज फायर बेमायने है, खत्म है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सब जानते हैं कि उनकी हालत खस्ता है, मिड टर्म इलेक्शन उनको नजर आ रही है। नेतन्याहू साहब ने ये जंग शुरू करवाई थी डोनाल्ड ट्रंप को ये आश्वासन देकर कि 48 घंटे का मामला होगा और ईरान घुटनों पर होगा, आप पूरा ईरान का तेल आपके बाप की संपत्ति होगी। तो माफ कीजिए 100 दिन के ऊपर हो गए, 103 104 दिन हो रहे हैं, संपत्ति तो हमने देखी नहीं। ठीक है, बीच में सीज फायर करना पड़ा, फिर सीज फायर की एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होती जा रही है। हमें बोला गया कि बस हो गया हो गया हो गया। क्यों बोला जा रहा था कि हो गई पीस टॉक्स थ्रू? क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में ब्लड बात हो रहा था। स्टॉक मार्केट्स में दुनिया की ब्लड बात हो रहा था। तेल की कीमतें जहां लड़ाई की फिर भनक लगती थी कि शुरू होने वाली है, आसमान पे चढ़ना शुरू हो जाती थी। दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश कर दिया है। 1-2 महीने और दुनिया में प्रॉपर फुल स्केल रिसेशन आएगी। 6 महीना चल गया, दुनिया की इकोनॉमी डिप्रेशन में होगी। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब ने फैसला करा है कि हाल में जाए दुनिया की इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी तेल में जाती है, जापान की इकोनॉमी,
यूरोप की इकोनॉमी, साउथ कोरिया की इकोनॉमी, जो हमारे सो कॉल्ड मित्र राष्ट्र हैं, उनकी इकोनॉमी तेल में जाती है तो जाए, जी बाढ़ में जाए, हमें दो थैले का फर्क नहीं पड़ता। और अब देखिए, कल तक डोनाल्ड ट्रंप लग रहा था कि नेतन्याहू को डांट लगा रहे हैं, उसको हम्म गाली गलौज कर रहे हैं कि क्यों मेरा पीस टॉक स्पॉइल कर रहा है। आज भीगी बिल्ली की तरह वो, उनको लगा कि इजराइल ने जो बड़ी अपनी तरफ से सक्सेसफुल स्ट्राइक करी है, जी जो कि उनका माशार माशार ये जो है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जहां की हम्म मिसाइल्स का फीड स्टॉक बनता है, जी 3 शहरों में उन्होंने हिट किया है और माशार के इस कॉम्प्लेक्स को उन्होंने हिट किया। जी भाई अभी तो क्यों नहीं हिट किया था? क्योंकि जो एयर डिफेंस था चारों तरफ, वो बड़ा कारगर था और उसको पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं था। लेकिन हम्म इसलिए इस स्ट्राइक में पहले उन्होंने जो एयर डिफेंस साइट्स थी, उनके रडार्स को अटैक किया। जी ठीक है, जो F-16 जो कि F-35 अधीर जी वो स्टेल्थ फाइटर थे, वो आगे गए, जहां दुश्मन ने रडार खोला उन्होंने पिकअप किया रडार को और पिन पॉइंट किया, ताकि स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल से, एंटी रेडिएशन होमिंग मिसाइल से इन रडार्स को हिट किया जाए। और उसके पश्चात वो लोग जो है, उन्होंने जब उसके सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंसेस हो गया, तो जी माशार को हिट किया है। जी माशार क्यों जरूरी है? कहा जा रहा है कि साहब वहां पे इजराइल का जो ईरान का जी मिसाइल का, रॉकेट इंजन का जो फीड स्टॉक है, वो वहां बनता है, वो हम्म प्रोडक्शन सेंटर, उसको उन्होंने हिट किया है। कह रहे हैं काफी लपटे शपटे हैं, काफी नुकसान किया है। जी इस नुकसान से डोनाल्ड ट्रंप साहब की बाँछें फिर खिल गई हैं। हम्म ये हर बारी अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, ईरान को अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर तबाही की ये ट्रैप में फंसते हैं। जी ये सोच रहे हैं कि जो मेरा ब्लॉकेड है, उससे मैंने बाहर से रॉकेट फ्यूल आने से बंद कर दिया है, काफी कुछ हमने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ईरान ने बहुत सारे जो अंडरग्राउंड साइट्स थी वो खोल दी है, वहां से जी मिसाइल निकाल ली है। ठीक है, हम्म एक अटकल लगाई जा रही है, जो 30 रॉकेट ईरान ने पलटवार किया था इजराइल के ऊपर, वो कह रहे हैं, इजराइल कह रहा है कि एक भी टारगेट को नहीं लगा। हाँ ठीक है, इसका जी मतलब उनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उसमें कुछ इजाफा हुआ लगता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कुछ इजाफा हुआ लगता है, जी तभी इनको एक नया कॉन्फिडेंस आया है। अमेरिका हम्म में एक आदत है सिल्वर बुलेट, जी बस भाई अब हमको हाईमार भेज दो, यूक्रेन में लड़ाई जीत जाएंगे, भेज दिए, कख नहीं हुआ। ठीक हम्म है, फिर साहब आप वहां F-16 भेज दीजिए, हम लड़ाई जीत जाएंगे, भेज दिया, कख नहीं हुआ। एब्राहम टैंक्स भेज दो, लड़ाई खत्म, कख भेज दिया, कख नहीं हुआ। अब इनकी कोई नई लगता है कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कोई गेम चली है, वो जी पकड़ने में रूसियों को, चीनियों को, ईरानियों को ज्यादा देर नहीं लगी। और हाँ अगर इस बहाने वो सोचे कि हाँ हाँ बड़ा बढ़िया टाइम है, अब मैं ईरान को रगड़ दूंगा, मसल दूंगा, तो साहब हम आपको मसलते मसलते देखते हुए अब दुनिया भी ये तमाशा देख के तंग आ गई। जी आपकी जो, इनकी जो होप्स हैं, इजराइल बोलता है देखो साहब मैंने तबाह कर दिया, अब तुम भी चढ़ जाओ, ये मौका है, खत्म कर हम्म दो ये लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए, जब खत्म होगी तब देखी जाएगी साहब। जी अभी तो हमको बैठ के सुनना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का लेटेस्ट मूड क्या है, क्या जी उनकी चाबी मरोड़ी है नेतन्याहू साहब ने, और लगता है वो अच्छी तरह से दुम मरोड़ रहे हैं। क्या है उनके पास इनके ऊपर मटेरियल, ये तो भगवान ही जी जाने, जी लेकिन कुछ है तो जरूर। नहीं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चिल्लाते हैं, चीखते हैं, इजराइल जो मर्जी आती है वही करता है, और 2 दिन के बाद अमेरिका से करवाता है। जी लेकिन अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि साहब लड़ाई खत्म, पीस टॉक हो गई, हो गई, दे आर गुड नेगोशिएटर्स, ये वो ये। हम्म प्रॉब्लम ये है कि एक अच्छी खासी डील 2015 में ओबामा साहब ने करा दी, हम्म इन्होंने उस डील से वॉकआउट कर दिया, जी मतलब साइन डील से ये लोग साफ मुकर गए। और अब हम्म जो है इनको लग रहा है कि साहब अगर मैंने वही डील अब साइन करी, तो लोग
बोले कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब था, जो ये डील तो 2015 में इससे अच्छी हो चुकी थी, जी। अब तुम कहां से वही डील कर रहे हो? 100 दिन लड़ने के बाद 13 हमारे बंदे, 13 नाम के हैं हम्म। कि 13 में सुई अटक गई है, अमेरिकन सुई जी, कि 15 13 कर जो दिया है सर, बंदे। 15 बोल दिया है अब अच्छा, उन्होंने। 15 कर दिया है। हाँ, वो हाँ, 2 की बात हो गई है, तो लेकिन बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कि वो सच की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन जी। अफसोस ये होता है कि वो झूठ। हम्म। देखिए, वो कह रहे हैं कि 15 शहीद हुए हैं और 415 घायल हुए। जी। 415 की लिस्ट भी अब बढ़ गई होगी, क्योंकि ये कुछ दिन पहले की जी। फिगर है। जो रेशियो होता है ऑपरेशनल रिसर्च स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक, हम्म। बिटवीन किल्ड एंड वुंडेड इज 1:3। अगर जी। आप कह रहे हैं कि आपके 415 घायल हुए हैं, तो तकरीबन 100 के करीब तो शहीद होके आप लिख के ले लो। क्योंकि ये हम्म। अमेरिकन पब्लिक से छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, झूठ बोलना ये मतलब एक आंख नहीं झपकते, झूठ पे झूठ पे झूठ बोलने के पहले। जी, हर दिन ही उनका अब स्टेटमेंट सुनना बदल होगा, जाता है। बदल जाता है। अब सुनना होगी कि जनाबे आली अब क्या फरमा रहे हैं, क्या मंशा है, क्या फिर से इजराइल ने फूंक भरी है, देखो हाँ। मैंने ठोक दिया, तुम भी ठोक सकते हो, तुम भी हम्म। ठोको, बस ये थोड़ी सी एक धक्का और दो और ये सब तोड़ जी। दो, जी। वगैरह वगैरह। जी। अब ये 28 फरवरी को भी हमने यही कहानी सुनी थी जी। कि एक दिन 2 दिन खत्म, दूसरा वेनेजुला। हम्म। ईरान ने दिखा दिया कि हम वेनेजुला नहीं है। अब आपको या तो समझ नहीं आई है, या फिर आप कोई नई सिल्वर बुलेट ढूंढ रहे हो। मिल गई, मिल गई, मिल गई, अब इससे लड़ाई की चाबी हमारे हाथ में। जब सर, देखी आएगी साहब, तब देखेंगे। एक लेकिन और आपने अपडेट है। दुनिया की इकोनॉमी तबाह कर हाँ दी। हाँ जी, जी, इसमें क्या एक अपडेट अपडेट आई बताना? है सर कि 2000 हाँ, यूएस ट्रूप्स जो कि मरीन्स हाँ, हैं उनको यूएस ने भेजा इजराइल में। ये खबर ऑफ कोर्स यूएस नहीं बता रहा, लेकिन ये जो भी रिलेटेड है ईरान से एजेंसीज, उनका कहना है कि 2000 यूएस ट्रूप्स गए कि खर्ग आइलैंड पे वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रंप खुद ही बोल रहे हैं, उसके एक रात पहले उन्होंने एनबीसी को इंटरव्यू में बोला कि हमें कोई भी ग्राउंड इन्वेजन करना ही नहीं है, लेकिन 2000 ट्रूप्स भेजते हैं। अब वो सीधे बोल रहे हैं कि हम एनर्जी साइट्स पे हमला करेंगे। ईरान बोल रहा है कि हमने 70% सक्सेसफुली स्ट्राइक किया कुवैत, बहरीन और बाकी के जगह पे जहां पे इतने सारे सोल्जर्स हैं, 10,000 से ज्यादा ऑलमोस्ट हर एक बेसिस पे उनके हैं। तो ये वॉर में उनकी स्ट्रैटेजी आपको क्या लग रही है? क्योंकि उन्होंने अपने सारे जो शिप्स भी थे, जो इनके वॉरशिप्स थे, सब हटा दिए, केवल एक ही बचा हुआ है। तो आगे अब फिर से वो अपने शिप्स को लाएंगे और अब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी, हमने अपने तो सोल्जर्स उतारे हैं और अब ऑन द ग्राउंड लड़ाई होगी। देखिए साहब, खर्ग आइलैंड के को हाथ लगाना मिलिट्री तौर से हद की बेवकूफी होगी। वो हम्म। 15 किलोमीटर है ईरान की शोर से, जी। ईरान के तट से 15 किलोमीटर है बेटा। और वहां पे उन्होंने ट्रूप्स लगा भी दिए। मान लो फुटहोल्ड गेन भी कर लिया, मान लो आइलैंड पे कब्जा भी कर दिया, कब तक बैठोगे? वहां से वो बैठ के तोपे चलाता रहेगा तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। जी। मिसाइल फायर करता रहा, ड्रोन चलाता रहा, आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। यूक्रेन में ड्रोन क्या कर सकते हैं दुनिया ने देख लिया है। तो हम्म। ये अगर आप जरूर ही अपनी मौतें बढ़ाना चाहते हैं, आपको तसल्ली नहीं हुई कि केवल 15 मरे हैं, तो दैट इज योर चॉइस। लेकिन कि 2000 मरीन पासा पलट देंगे। अरे साहब, गल्फ वॉर 1 में 7.5 लाख अमेरिका जी। की फौज जो थी लगानी पड़ी, 7.5 लाख। जी। ठीक है साहब, और आपकी टेक्नोलॉजी में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ा कि 2000 मेरीन गजब ढा देंगे। जबकि हमने यूक्रेन में देख लिया है, हजारों हजारों 20-20, 30-30 हजार रूसी सैनिक वो जी। बड़े संभल संभल के फूक फूक कर एडवांस कर रहे हैं, इंच बाई इंच एडवांस कर रहे हैं। तो मतलब कि अब ईरानियन को ड्रोन चलाना नहीं आता। ड्रोन तो छोटे मोटे क्वाड कॉप्टर तो वो हजारों चला देंगे, जी। और नुकसान आपका होगा। आप कर सकते हैं, बेवकूफी करना चाहते हैं करें, जी। लेकिन नुकसान तो साहब होगा, नुकसान हाँ होगा। और मिड टर्म इलेक्शन आपकी आ रही है, पिटाई आपकी शुरू हो रही है। ठीक है साहब, जी। सेनेट ने भी वहां पे पास कर दिया है कि वॉर पावर्स अब इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये कैसे उसका साइड ट्रैक निकालते हैं, जी। आदेश नेतन्याहू साहब
दे रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया के सामने साफ जाहिर हो। लेकिन नेतन्याहू की इतनी औकात कैसे हो सकती है एक यूएस प्रेसिडेंट के सामने सर? चाहे तो वो एप्स्टीन फाइल का मामला हो सकता है, या वो जूस कम्युनिटी का प्रेशर हो सकता है, जो कि फंडिंग एक तरीके से मिलती है। ऐसी कौन सी नब्ज पकड़ रखी है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कि वो उनको नचा पा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप नाच भी रहे हैं, सभी उसको देख पा रहे हैं? देखिए साहब, जो भी आपने फैक्टर्स बताए हैं उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, और भी छुपी चीजें हो सकती। तो ये तो केवल अटकल है जी। मैं अटकल नहीं लगाऊंगा, मैं ये जरूर बोलूंगा कि कुछ है जी। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब नाच, हसीना नाच, ये दुनिया देखे तमाशा अमेरिका का, वो तो दिख रहा है साहब मेरे बसंती हिसाब बन से। गए हैं वो। जो वो बसंती या ये वो जो कुछ भी कह लें आप, लेकिन जी। मेरा कहना ये है कि जो ज्यूइश लॉबी है, जो जायनिस्ट लॉबी है, जो फंडिंग लॉबी है, वो बहुत स्ट्रांग है। अभी तक 7 प्रेसिडेंट इजराइल के हाथ नहीं चढ़े। जी। ये पहले प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो इजराइल के हाथ अब चढ़ गए हैं। कभी कुछ कहते हैं, अगले दिन जो नेतन्याहू साहब बोलते हैं ये डॉटेड लाइन पे साइन कर देते हैं। नेतन्याहू साहब ने बोला, देखो मैंने तुमको करके दिखा दिया, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कुछ करने की, देखो मैंने कर दिया, क्या किया ईरान ने मेरा। 30 मिसाइल फायर किए थे, 30 के 30 शूट डाउन हो गए, और मैंने जो मारा है देखो उसका वो जल रहा है। स्टॉक तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी करो, ये मौका है, चढ़ जाओ, खत्म कर दो ईरान को। साहब देखिए, अकलमंदी की बात करिए, ईरान की धमकी क्या थी? जिस दिन तुम करोगे मेरे ये पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट एनर्जी साइट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के जी। ऊपर हमला, पहले तो रेड सी बंद, 22% दुनिया का तेल बंद है, अब आप 15% और बंद करवाना चाहते हो। क्या फतह होगी अमेरिका की और इजराइल की दुनिया का बैंड बजाने के लिए, और दुनिया का बैंड इकोनॉमी का बजेगा, अमेरिका का भी बजेगा। इजराइल को फर्क नहीं पड़ता कि सारा पैसा अमेरिका वाले बैंकर फाइनेंसर वो निकलवा लेंगे, ठीक है, तो वो तो लड़े जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका को फर्क पड़ेगा साहब, यू आर ऑल्सो एन इनडेटेड इकोनॉमी, और ये सिलसिला चलता रहा तो इसके जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत जबरदस्त होंगे। और ईरान ने धमकी दी है कि साहब आप मेरे पेट्रोकेमिकल प्लांट्स जलाओ, मैं पूरी मिडिल ईस्ट में धू धू कर दूं। और वो कर भी रहे हैं, लगभग 21 बेसिस पे उन्होंने अटैक भी किया है। इनके जो 17 बेसिस पे तो एक बैरक खड़ी नहीं छोड़ी। अमेरिका के ट्रूप्स को भाग के होटलों में, बेसमेंट में छुपना पड़ा, वहां भी फॉलो किया। ठीक है साहब, अब आप छुपा दें दुनिया से तो इसका मतलब ये नहीं कि हुआ नहीं। वो तो आप झूठ बोले जितना मर्जी बोलना है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं टार्जन, क्रीग, बुंडोलो, ऐसे ऐसे करके छाती पीटे गुरिल्ला जैसे, वो सब कर ले नाटक ड्रामा, लेकिन आपकी जो असलियत है वो दुनिया के सामने आ गई। अब नेतन्याहू इनको जोश दिला रहे हैं कि देखो मैंने पीट दिया, तुम भी पीट सकते हो, आओ मिलकर पीटे, इस बार निर्णायक होगा। 28 फरवरी में भी कहा था, उसके पहले जनवरी से वो चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। अब भगवान जाने इनके दिमाग में है क्या कि जब तक दुनिया की इकोनॉमी तबाह ना हो जाए, हमने तो सांस नहीं लेना साहब। इजराइल की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, उसके लिए अमेरिका को हमने गुलाम बना रखा है। अब दुनिया में चाहे आग लगे, दुनिया की इकोनॉमी क्या कहते हैं डूब जाए, तबाह हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सिक्योरिटी बहुत जरूरी। भारत की इकोनॉमी जाती है चूल्हे में, जाए जाए सर, जापान की जाती है जाए, एशिया की, यूरोप की, मरे सारे। जनरल साहब, हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी, बड़ी खुशी की बात है साहब। जनरल साहब, आप स्ट्रैटेजी को कैसे देख रहे हैं? अब ये फिर से शिप्स अपने बुलाएंगे, अपने वॉरशिप्स, अगर ये वॉर बढ़ती है और जैसा कि ये ट्रंप बोल रहे हैं कि हम सारे एनर्जी साइट्स पे हमला करेंगे, तो ये फिर से अपने वॉरशिप्स को लाएंगे जो इन पे आग लग गई थी, उनको भगाया? ये अगर आपने देखिए, इनका जो जेराल्ड फोर्ड था, ये कहानियां बता रहे हैं कि उसकी लॉन्ड्री में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। हमें 200 लोग घायल होते हैं शॉर्ट सर्किट में, 30 घंटे आग लगती है शॉर्ट सर्किट की, सारी लेबोरेटरी बंद, उसके जो सेलर्स हैं वो दुखी, उनको मिसाइल्स ने हिट किया है। आप एक भी, अगर आप खर्ग आइलैंड को पकड़ना चाहते हैं,
मेरीन लैंडिंग के लिए आपके शिप्स को अंदर आना पड़ेगा। जी अनलेस कोई आपने जादू की छड़ी घुमा दी है, नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ले आए कि हर एक गाइड को जैम कर देंगे, वो जब जैम करेंगे तब की तब देखी जाएगी। हाइपरसोनिक को आप जैम नहीं कर सकते, यू फॉरगेट इट। जी हाइपरसोनिक ठोक देगा आपके 2-3, एक भी जहाज गया डिस्ट्रॉयर 250, एक एयरक्राफ्ट कैरियर ठोक गया 5000। आप ये कीमत चुकाने को तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब? वो नहीं हो पाएगा। आई थिंक बहुत ही मुश्किल होने वाला है ये वॉर उनके लिए। लेकिन सर स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कोई स्ट्रैटेजी भी थी इस वॉर में, कि बस ये एक दिखावा चल रहा है और अपने पूरे पावर पे उन्होंने भरोसा किया, आर्मी पे भरोसा किया, टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रैटेजी ही इज लूजिंग दिस वॉर? There is no strategy, and when you have no strategy, it leads to an endless war. जिसके खिलाफ ये इतने बखान देते आए थे कि आई विल हैव नो एंडलेस वॉर, और क्या किया है तेने? जी 90 क्या 100 दिन के ऊपर की लड़ाई हो गई है, एंडलेस नहीं तो और क्या है? अब तुम एस्केलेशन का साइकिल शुरू कर रहे हो। अभी तक बेवकूफ बना रहे थे मार्केट्स का, ऑयल प्राइस मैकेनिज्म का। जी पी स्टॉक हो गई, हो गई, हो गई। पी स्टॉक क्या सिर्फ पी स्टॉक हो गई है? आपको एक और सिल्वर बुलेट इजराइल ने दिखा दी, देखो मैंने ठोक दिया, अब तुम भी ठोको। अरे साहब 28 फरवरी को भी ईरान ने ठोक दिया ना था साहब, जी इजराइल ने ठोक दिया था, खमैनी को मार दिया था, 48 जर्नैल मार दिए थे। जी क्या ईरान ने घुटने टेक दिए? 100वां दिन हो गया लड़ाई का, और वो पलटवार किए जा रहा है। जी अब इनको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे पास नई गुंडी आ गई है, ये नई टेक्निक सिल्वर बुलेट ट्राई करो, बाइट द बुलेट और लड़ जाओ डोनाल्ड ट्रंप, फतेह हो ही जाएगी, बड़ी वाहवाही होगी तेरी। अब कहां किधर की ओर जा रहा है सर ये वॉर? ईरान, यूएस, इजराइल, अब ये देखिए साहब, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जी ये इंसान की दिमागी हालात पे सवालिया निशान है। इस इंसान की दिमागी हालात पे सवालिया निशान है। ये क्या बोलता है, कब क्या बोलता है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात को कुछ। आई रिफ्यूज टू मेक एनी सेंसिबल commentator will refuse to try and forecast कि डोनाल्ड ट्रंप अगले पागलपने में क्या करे। ये अभी कह रहा था कि मैंने लास्ट वार्निंग दे दी है, इसके बाद मैं हमला करूंगा, शायद वही बोलेगा। ये तैयार करेगा अमेरिका की मिड टर्म इलेक्टोरेट को जी लड़ाई में एस्केलेशन के लिए कि अब विक्ट्री हो जाएगी, अब विक्ट्री हो जाएगी। उसने ऑलरेडी धमकी दे दी है कि इजराइल के सारे शिप रेड सी से बंद। 22% दुनिया का तेल हॉर्मुज से गया, जी ठीक है, और अब 15% दुनिया का तेल और खत्म कराने की फिराक में नेतन्याहू साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब। इस दुनिया की इकोनॉमी का तो भट्टा बिठा के छोड़ेगा। जी ऑलरेडी उन्होंने बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया है जब से अटैक हुआ है, जब से अटैक शुरू हुए हैं, और काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है मामला, और शिप्स भी काफी सारे जलाए गए हैं। आज भी एक शिप जलाया गया है। सर एक बड़ी खबर थी जो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बिल्कुल कवर नहीं किया, और वो खबर ये थी कि एक शिप जिसमें कि 24 या 23 भारतीय नाविक थे, 24 भारतीय नाविक थे, और उस पर अमेरिकन मिसाइल गिरा और उस पर आग लग गई थी, और इंडियन नेवी को, कोस्ट गार्ड्स को भेजना पड़ा उनको बचाने के लिए, और उन्होंने बड़े ही हीरोइक तरीके से कोस्ट गार्ड्स ने बचाया उन 24 नाविकों को। उसकी बात कोई नहीं कर रहा, सरकार भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही, लेकिन जो मिसाइल्स गिरे थे उस शिप पे और इंडियंस के ऊपर, वो अमेरिकन मिसाइल्स थे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर और ये रिटेलिएशन में जो स्ट्राइक्स हुए उसके बीच ये एक स्ट्राइक चली गई? भारतीय सरकार को इसमें कुछ बोलना चाहिए। मुझे बताएं कि अमेरिका को क्या जस्टिफिकेशन है? आर दे एट वॉर विद इंडिया? क्या जस्टिफिकेशन है हमारे जहाजों पर फायर करने की, नुकसान जानी माली पहुंचाने की? जी क्या व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? व्हाट इज द ब्लडी रीजन? साहब गलती में लग गया, मजे ले रहे थे तो, लेकिन कोई ऐसी माफी भी नहीं है, या हमारी सरकार की तरफ से भी कुछ इसमें बोला नहीं जा रहा है, या कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे? अब साहब इसके बारे में तो सरकार से ही प्रश्न किया जाए तो ठीक है, क्योंकि मैं सरकार में नहीं। आई नो सर, सरकार की तरफ से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये बड़े
मुझे मुझे भी विश्वास है कि इतनी सस्ती तो भारत की जाने नहीं है, और जी। बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे काफी कुछ हो रहा होगा, इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं। लेकिन कुछ अथॉरिटेटिवली कहना तो केवल सरकार कह पाएगी, जी लेकिन जी। ये अनएक्सेप्टेबल है, हम्म। अनएक्सेप्टेबल। या तो कहें गलती से लग गया साहब, ईरान का शिप समझ के लगा दिया, तो कम से कम एन अपॉलजी इज कॉल्ड फॉर। जो बिल्कुल। जानी माली नुकसान हुआ है उसकी कॉम्पेंसेशन इज कॉल्ड फॉर। अब जी। जहां मर्जी जाए तहां आप जाए, वहां ठोके जाएं, तो ये कब तक चलेगा साहब? सो अब ये वॉर सर खत्म, नहीं तो ये बिल्कुल फिर तो आपने। भारत का भी, अगर ये गलती अमेरिका से हो सकती है तो कुछ गलती हमारे डिस्ट्रॉयर से भी हो सकती है, 10 बिल्कुल। डिग्री चैनल के आसपास। ठीक है, अब ऐसे पे थोड़ी ना बात आनी चाहिए। जी। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं आई लव इंडिया, ये प्यार है साहब आपका? हम्म। बंदे मार रहे हो, हमारे जहाजों पे स्ट्राइक कर रहे हो, ओपनली स्ट्राइक कर रहे हो, जी। तो आपको तो हरजाना देना चाहिए। हमें तो समझ नहीं आया कि रीजन क्या है एक अनआर्म्ड इंडियन शिप के ऊपर हमला करने का। व्हाट इज द रीजन? कुछ तो आपको सफाई देनी होगी ना साहब, कि मारा तो क्यों मारा? जी। सर अगर गलती से अपाचे। लगा है तो कायदे से आप हर्जाना भरिए जानों का, माली नुकसान का। उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा सर। हम भी मतलब मीडिया में भी हम नहीं देख रहे कि कोई इस मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन सर ये आप कैसे देखते कि अपाचे हेलीकॉप्टर को जो मारा गया, जो गिराया गया, उसके उसके दोनों जो भी क्रू मेंबर्स थे वो बच गए, लेकिन ट्रंप दिखाते हैं कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा और मैंने अपना पूरा डिसीजन 180 डिग्री बदल दिया। आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं सर, आप बता सकते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर कितनी बड़ी बात है, एक अपाचे को गिराना। पूरे वॉर में हम इसको देखें कि केवल अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने की वजह से ट्रंप हमला कर सकते हैं या वॉर को दोबारा शुरू कर सकते हैं? नहीं, बहाना तो वो कुछ भी ले सकते हैं। बात ऐसी है कि आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं उस पर हमला करने, वो अपना बचाव भी ना करे। मतलब नया फलसफा है कि बचाया क्यों अपने आप को, जी चुपचाप से मार क्यों नहीं खाई? कौन देश करता है जी। जहां जंग चल रही है? अपनी सेल्फ डिफेंस का हक हर एक किसी को है। आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं कि मैं उसकी मिसाइल बोट्स डुबो दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, उसके जहाजों को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो जी। बचाव का कार्रवाई करेगा। आप भी तो एयर डिफेंस वहां पे चला रहे हैं ताबड़तोड़। अब आपको लग रहा है कि एक नई वन सिल्वर बुलेट मोर एंड दिस वॉर इज ओवर। जी। अरे साहब, ग्रो अप। दैट्स ऑल दैट आई। लेकिन सोच सर। समझ के करिए, फूक फूक कर करिए जो कर रहे हैं, क्योंकि उसका उसका हर्जाना पूरी दुनिया को भुगतना होगा। अगर बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद हो गई, जी। आप दुनिया की इकोनॉमी की तबाही का शरेआम डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं। और फिर आप वाहवाही ले लीजिए नेतन्याहू से या जिससे भी। लेकिन इसका रियलाइजेशन दुनिया को भी नहीं हो पा रहा कि किस लेवल का ये वॉर मतलब कितनी गरीबी ला सकता है, कितना इन्फ्लेशन। आप जैसा बोल रहे थे बिल्कुल सही है, यूएस में अब ये चर्चा होने लगी, 4.2% इन्फ्लेशन बढ़ गया यूएसए में। तो अब उधर भी विद्रोह होना शुरू हो गया, प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। काफी ज्यादा जो वहां के लोकल पॉलिटिशियंस है सवाल उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। पूरी दुनिया में सर माहौल बदल चुका है, हर जगह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। आपका प्रिडिक्शन ऑब्वियसली बिल्कुल सही होता जा रहा। बस एक चीज जो है, जैसा आपने बोला कि ये वॉर खत्म कब होगी, ट्रंप की वजह से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब आप थोड़ा ये जो संकट आता जा रहा है, पूरा संकट आता जा रहा है, इसमें कोई रास्ता आपको भारत के लिए, हमारे देश के लिए कोई रास्ता नजर आ रहा है? क्योंकि अभी भी हमारी डिपेंडेंसी है, ऑयल को लेकर के चल रहे रशिया से हमारा। देखिए बेर है, जहां तक इंडियन नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, जी हमारे राष्ट्र हित में है कि ये वॉर तुरंत इसी वक्त बंद हो। काफी नुकसान हमारा हो चुका है जी। और तबाही के तरफ हमको नेतन्याहू धकेल रहे। क्या बोले, थैंक यू नोट भेजे कि हमारी इकोनॉमी साहब 7% से ज्यादा पे चढ़ रही थी, वो 5.9 पे आ जाएगी, ये एक महीना और चले। 5.9%, 2-2.5% जीडीपी ग्रोथ हमारा कट हो जाएगा।
$700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। तेल की कीमतें जो आसमान पे चढ़ी है वो $500 बिलियन पे आने वाला है। ठीक है साहब। जी अभी तो ये ट्रेलर है। अभी जो ऑयल प्राइसेस जो है वो अब हिट करना शुरू होंगी, क्योंकि अभी तक लोगों ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाल निकाल के सारे देशों ने तेल की कीमत से ज्यादा बढ़ने नहीं दी है। जी तब तक जी ये करेंगे। अब इसके बाद उनको प्राइस राइज करानी पड़ेगी एस्ट्रोनॉमिकल, 150 से $200 प्रति बैरल। बड़े खुश हो रहे थे ना कि आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, अब भंगड़ा शुरू करो। आपकी इकोनॉमी की तबाही आपके दोस्त कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर यूरोप की इकोनॉमी, एशिया की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी में तबाही ला रहे हैं। जी जी तबाही। और जी अगर हम ना बोले तो फिर आपसे बड़ा हमें क्या बोले। आप अपनी दुश्मनाई करना चाहते हैं औरों की वफा निभाने के लिए। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। अरे हम भी यही समझते थे साहब, बहुत घनिष्ठ मित्र समझते थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं अगर तुम्हारी इकोनॉमी भाग में जा रही है तो जाए, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी जरूरी है ना, तुम जी थोड़ी ना जरूरी हो। तुम तबाही में जाओ, खसमन खाओ। तो ये बात हो गई ना साहब। वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। अमेरिका की इकोनॉमी भी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जाएगा ना, जी वो तो मोहरा है हमारा। जो जी अगला आएगा हम उसको भी खरीद लेंगे, अब कांग्रेस ये को खरीद लेंगे। तो ये सर, अगर जैसे वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं तो नवंबर तक भी चल सकता है क्या ये, मतलब वॉर? और एक जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप अपने आप को एक विजेता की तरह इस वॉर से निकलना चाहते हैं, जिसकी चर्चा हम काफी बार कर चुके हैं, लेकिन ईरान लगातार उनको हराए हुए है। तो ट्रंप इसको खत्म कैसे करेंगे और कब देखिए करेंगे? साहब, देखिए साहब, लेट मी से वन थिंग वेरी क्लियरली। जी Iran has an asymmetric warfare strategy. Wins if it does not lose. America loses if it does not win. और विन तभी आप कर पाएंगे अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड डालें। उतने बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए आपको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी। अमेरिका में है दम। अरे है माई का लाल में दम की तू जरा कंस्क्रिप्शन ऑर्डर करके दिखा दे अमेरिका में, देख तेरा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होता है, कर दे। अरे बहुत बहुत आपने सही बात बोली। रिचर्ड मलाउस निक्सन ने भी वियतनाम में बड़े पंगे लिए थे ना साहब। जी इम्पीच हो गया, इम्पीचमेंट हो गई। अब आप इम्पीचमेंट कराना के बगैर आपका दिल नहीं भरता तो फिर दुनिया क्या करे। अब आप समझते हैं कि आप अमेरिका के लोग लाखों की तादाद में बर्बाद होंगे और आपके पॉलिटिकल फ्यूचर को कोई आंच नहीं आएगी। तो फिर आप ख्वाबों की दुनिया में हैं। जितना जल्दी आप हकीकत की तरफ आ जाएं उतना अच्छा। सर बस एक दो सवाल और हैं, शुक्रिया आपने बहुत टाइम दिया हमें आज। सर एक सवाल ये है, दर्शकों का भी है आपसे जनरल साहब, कि लोग बहुत चर्चाएं करते रहे कि ईरान के पास तो इतने मिसाइलें हैं, वो तो 1 महीने में खत्म हो जाएंगे, 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। बीच में बिल्कुल सीज फायर हुआ, लेकिन अब फिर से वो बड़ी बड़ी मिसाइलें निकाल रहे, खुर्रमशाह 4, सिजिल, और फिर से इजराइल तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। हाइफा पूरा जल रहा है और साथ में टेल अवीव भी जल रहा है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो भी रहे हैं। तो मिसाइलें अब कहां से आ रही हैं सर? उनके पास मिसाइलों का नंबर जो है, जो अंदाजा लगाया गया था, शायद वही गलत था। बिल्कुल सरासर गलत था। पहला अंदाजा था कि 1,500 से 2,000 तक मिसाइल हैं ईरान के पास। जी कोई 60-70 दिन के आसपास इन्होंने बोला हमने तो 90% खत्म कर दिए हैं साहब। CIA ने बोला 30% मिसाइल खत्म हुए हैं, 70% अभी तक बाकी हैं। और जो खत्म हुए थे वो खोद खोद के, जो टनल के मुंह बंद किए थे उन्होंने खोद के निकाल लिए हैं, नई जगह डाल रहे हैं, रिसेप्शन टनल्स बना रहे हैं ताकि गलत जगह पे प्रहार करें। उनको पता है सैटेलाइट सारे देख रहे हैं। अरे उन्होंने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली ना साहब, वो भी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब किसी की जान पे आंच बढ़े तो कौन नहीं लड़ता, कौन नहीं लड़ता, ये बता जी। भारत पक्का आप देखिए, उसने ये जो इसके पेट्रोकेमिकल पे फायर किया है, हाइफा को ये पहले जला चुके।
डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट कर चुके हैं। तल अवीव पे जो मार पड़ी है दुनिया ने देखी है, वो फोटोएं आ रही है बाहर, प्राइवेट सिटीजन सब जगह घुमा रहे, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स है, ठीक है। हालांकि इन्होंने बैन कर दिए हैं कि मैक्सार सिविलियन सैटेलाइट नहीं कोई दिखाएगा, अमेरिका का नुकसान, इजराइल का नुकसान, चीनी सैटेलाइट दिखा रहे। जी जी जी। तो चाइना रशिया अभी भी खामोशी बनाए रखेंगे, वो फुली इन्वॉल्व तो नहीं ही होंगे या बस टेक्निकल सपोर्ट देंगे? देखिए साहब, जहां तक मेरा एज अ मिलिट्री एनालिस्ट सवाल है जी, वो टिट फॉर टैट कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को जम के सपोर्ट दिया, टेक्निकल सपोर्ट दिया, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, सैटेलाइट सपोर्ट दिया, ताकि वो रूस को नुकसान पहुंचाए। अब वो कर रहे हैं, दे आर पेइंग बैक इन द सेम कॉइन। एक एक जहाज की लोकेशन बता रहे, जी जी जी, एक एक एयरक्राफ्ट में से कहां गया लोकेशन बता रहे। सॉरी, नो प्रॉब्लम सर। बहुत बहुत उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट तो बहुत दिया है, वेपन सपोर्ट भी दे रहे हैं। चलिए, ये तो सर मिसाइल दिए हैं। ये तो लग नहीं रहा कि वॉर बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, प्रिडिक्शन करना भी मुश्किल हो गया है। भारत में आज पीएम मोदी 12 साल कंप्लीट कर चुके हैं और बने हैं सबसे ज्यादा लॉन्ग सर्विंग पीएम। सर बस ये आखिरी सवाल है मेरा, भारत में एक पार्टी आ गई है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के काफी विवाद चलता आ रहा है। बस एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने थोड़ा उसका प्रोटेस्ट के बारे में देखा, वो खबरें फॉलो की? कुछ आप समझ पा रहे हैं ये क्या चल रहा, कॉकरोच जनता पार्टी और जेनजी जो अपने प्रोटेस्ट चालू कर रहे हैं भारत में? देखिए, बड़ी देर से जी अमेरिका की CIA इस कोशिश में है। सॉरी, मेरे को जी जी जी, नो प्रॉब्लम सर, प्लीज टेक योर टाइम सर, प्लीज टेक योर टाइम। मैं थोड़ा काफी ट्रैवल करके आया हूं तो जी। देखिए, ये कॉकरोच बकवास है, ये बेहुदा नाम है और बेहुदा नाम है, वाहियात काम हो। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि वो जेन जी का बवाल जैसे श्रीलंका में किया, बांग्लादेश में किया, नेपाल में किया, वो भारत में दोहरा सकते हैं, फॉरगेट इट। टेक अ वॉक। जी जी जी, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच अजी, वी अंडरस्टैंड सर, प्लीज रेस्ट। आपने हमें इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच कि आपने पूरे वॉर को समझाया। अभी जीडी बख्शी साहब का हम इंटरव्यू कर रहे थे और जीडी साहब का ये कहना था कि वही देश जो आपको, जहां पर जाकर के हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि दिस इज फादरलैंड, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, क्नेसेट में जाके एक जोरदार भाषण दिया, पूरा जो वहाँ का संसद था वहाँ पे बैठ के लोगों ने काफ़ी तारीफें की पीएम मोदी की। लेकिन वही देश आज ये नहीं सोच रहा कि भारत का क्या होगा, या वो देश जो यूएस, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड कहे जाने लगे थे और काफ़ी चर्चाएं होती थी डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दोस्ती की, वो दोस्ती अब भारत के किसी काम नहीं आ रही। और ये जो लड़ाई है ये बहुत ही विकराल रूप लेती जा रही है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और हो सकता है कि ये लड़ाई अभी नवंबर तक भी चले। मिड टर्म इलेक्शंस हैं, यहां तक कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वॉर के, वो भी ये नहीं बता पा रहे कि ये लड़ाई कब खत्म होगी, क्योंकि एक सनकी है जिसको मिल गया है अमेरिका। आप देखते रहिए वन इंडिया, हम लाते रहेंगे आपके लिए ईरान यूएस वॉर, तृणमूल कांग्रेस की खबर, कांग्रेस की खबर, और कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही है उसके बारे में भी खबरें। कल उसका प्रोटेस्ट भी है और वो प्रोटेस्ट का लाइव कवरेज आप हमारे चैनल पे जरूर देखें। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.